Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 10 चाइल्डहुड का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to study section 10.3 which is socio-emotional and personality development. हम लोग अभी socio-emotional and personality development के बारे में पढ़ के समझेंगे कि ये आखिर है क्या। So let's start. Infancy is a period when basic emotions are established and the child progresses in both emotional expression as well as recognition of emotions in others. During early childhood, children typically start to develop self-conscious emotions like shame and guilt as they start evaluating themselves instead of simply reacting to caregivers or other adults' evaluations. इन्फेंसी एक ऐसा पीरियड है जब बेसिक इमोशंस इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो चाइल्ड या जो बच्चा है वो प्रोग्रेस करने लगते हैं बोथ इमोशनल एक्सप्रेशन एज वेल एज दूसरों के इमोशंस को पहचानने में। अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस इमोशन जैसे कि शेम गिल्ट ये फील करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने आप को इवेलुएट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जो केयर गिवर्स होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं उनके इवेल्युएशन से पहले वो खुद को इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं। As students become increasingly self-aware, more effective at communicating and better at understanding the thoughts and feelings of others, their social skills improve. They become skilled at modifying and expressing their emotions to fit different social situations. For example, one child may feel angry, but she knows that having a tantrum at school is inappropriate. Another child learns that acting pleasant and happy even though she is actually feeling shy is a better way to meet people in a birthday party when she does not know many of the other children. Changing or controlling one's emotions in social situations is an important skill that allows children to fit in with groups and helps in creating interpersonal relationships. तो जैसे जैसे बच्चे सेल्फ अवेयर होते जाते हैं वैसे वैसे वो खुद को एक मोर इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो समझते हैं दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को कि जो दूसरा है वो क्या सोच रहा है या उसकी फीलिंग कैसी है और उनका इस तरह से अपना जो सोशल स्किल्स होता है वो इम्प्रूव होते चला जाता है। वो बहुत ही बेहतर तरीके से स्किल्ड हो जाते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और डिफरेंट सिचुएशंस में उस चीज़ को मॉडिफाई करने में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एक जो बच्चा है उसे गुस्सा आता है लेकिन उसे पता है कि अगर वो स्कूल में कोई भी टैंट्रम करता है अगर वो गुस्सा दिखाता है तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। एक दूसरा बच्चा है वो अपने आप को प्लीजेंट दिखाने और हैप्पी दिखाने की कोशिश करता है जबकि वो अंदर से शाई फील कर रहा है और इसे पता है कि अगर वो खुश रहेगा और अच्छे से दूसरों से मिलेगा तो दूसरों से अपने आप को इंट्रोड्यूस इस प्रकार से करवाएगा तो ये एक अच्छा तरीका होगा उसके लिए जबकि वो अंदर से तो शाई फील कर रहा है बट वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को हैप्पी और प्लेजेंट शो करने की कोशिश कर रहा है। ये जो चेंज और कंट्रोल है इमोशंस को किस प्रकार से वो बच्चा अपने इमोशंस को चेंज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि बच्चों को किसी भी ग्रुप में फिट आने में हेल्प करता है और जिसकी वजह से उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होता है वो क्रिएट होता है। Another emotional capacity that develops during early childhood is empathy, which is an important component of positive social behavior. As with other emotions, the development of empathy depends on cognitive and language development. एक जो दूसरा इमोशनल कैपेसिटी है वो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान डेवलप होता है वो क्या है एम्पैथी, जो कि एक मेजर और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉजिटिव सोशल बिहेवियर का। जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं उनका जो इमोशंस होता है वो डेवलप होता है, सहानुभूति डेवलप होता है, उसी प्रकार से बच्चों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उनका सोशली बिहेवियर पॉजिटिव होते जाता है और ये जो एम्पैथी है वो डिपेंड करता है कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट को। चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये जो एम्पैथी है वो कब शो किया जाता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई बच्चा एक ग्रुप में खेल
रहा है और खेलने के दौरान एक बच्चा नीचे गिर गया, तो दूसरा बच्चा दौड़ के जाता है और उसको उठाता है। उसके बाद फिर उससे पूछता है कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तो ऐसा क्यों किया उस बच्चे ने? इसलिए किया क्योंकि उससे उस बच्चे से सहानुभूति थी, और ये पॉजिटिव सोशल बिहेवियर है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Learning how to appropriately express and deal with anger, aggregation, and fear is a valuable life and social skill. Young children often need plenty of guidance and positive discipline in order to learn how to control their anger. Parents and caregivers not only directly teach ways of controlling emotions but also indirectly influence children's behavior by acting as role models. तो किस प्रकार से अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना है अपने एंगर को, एग्रीगेशन को और फियर को किस प्रकार से डील करना है, इसको समझना ही हमारा लाइफ को वैल्यूएबल बनाना होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल है। जो यंग बच्चे होते हैं उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ साथ उनको थोड़ी सी गाइडेंस की भी आवश्यकता होती है, ताकि वो एक पॉजिटिव डिसिप्लिन में रह के सीख सके कि किस प्रकार से अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जो पेरेंट्स या फिर केयर गिवर्स होते हैं ना सिर्फ उनको टीच करते कि किस प्रकार से इमोशंस को कंट्रोल करना है, बल्कि वो उन्हें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि किस प्रकार से वो अच्छे से एक्ट करें और दूसरों के लिए रोल मॉडल्स बने। As infants grow, they begin to mature in their ability to interact with others socially. A child's main development task is to create bonds and connect with primary caregivers. In contrast, young children branch out and begin to create other social relationships when interacting with other children of their age, such as peers at daycare or preschool. They engage in parallel play in which they play beside each other without truly interacting with each other. तो जिस प्रकार से इन्फेंट ग्रो करते हैं वो अपने आप को मैच्योर करना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही उनके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि वो सोशली इंटरेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एक जो बच्चे का जो मेन डेवलपमेंट टास्क है वो है बॉन्ड्स को क्रिएट करना और अपने प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ कनेक्ट करना। इन सब के अलावा जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो ब्रांच आउट होते हैं और अपना जो बॉन्ड होता है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं सोशल रिलेशनशिप के स्तर पे। जब एक जो बच्चा है वो अपने एज ग्रुप से इंटरेक्ट करता है तो उसके ऊपर पीयर्स आता है कि जो भी उनके केयर टेकर है या फिर जो उनके प्री स्कूल है वो किस प्रकार से वहाँ पे एक अच्छा उनके सामने परफॉर्मेंस कर सके। और इन सब के अलावा उनके ऊपर पीयर्स की वजह से वो दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट भले ना कर पाए, लेकिन उनको ये स्किल दिखाना पड़ता है कि वो दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट कर चुके हैं। Young children begin to play more cooperatively in cooperative play. They engage in the common activity in a small group. Often these first forms of cooperative play include pretend or symbolic play. As they continue to develop socially with peers, they often enter a stage of rough and tumble play, which includes running, racing, climbing, or competitive games. This is the stage when social skills such as learning to take turns and follow simple group rules and norms are practiced. जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो मोर कोऑपरेटिवली तरीके से प्ले करना स्टार्ट करते हैं। वो जो कोऑपरेटिव प्ले होता है उसमें वो कॉमन एक्टिविटी में इंगेज होते हैं एक छोटे से ग्रुप में, और ये जो फर्स्ट फॉर्म्स होता है कोऑपरेटिव प्ले का बच्चों में, जिसे हम लोग सिंबॉलिक प्ले भी बोल सकते हैं, जिसमें सिंबॉलिक प्ले इंक्लूडेड होता है। और जैसे जैसे वो डेवलप कर लेते हैं अपने आप को सोशली और उनके ऊपर पीयर्स बढ़ता है, वैसे वैसे वो एक ऐसे स्टेज में भी एंटर करते हैं जब उनको रफ और टम्बल प्ले करना पड़ता है, जिसमें रनिंग, रेसिंग, क्लाइंबिंग और कॉम्पिटिटिव गेम्स इंक्लूडेड होता है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जब बच्चे का जो सोशल स्किल्स होता है, जैसे कि वो किस प्रकार से किसी भी सिंपल ग्रुप के रूल्स को फॉलो कर पाते हैं, जो भी उसमें नॉर्म्स को प्रैक्टिस कर पाते हैं, वो इस स्किल से जुड़ा होता है। Now we are going to understand about middle childhood. Let's see. During this period, children show fast change in social relationships. They use social comparison to distinguish themselves from others. They start seeing things from others' perspective. A child begins to weigh self-worth and increasingly compares himself or herself with peers. इस दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें फास्ट चेंज होता है सोशल रिलेशनशिप में। वो सोशल कंपैरिजन करते हैं, मीन्स वो खुद को दूसरों से डिस्टिंगाइज करने की कोशिश करते हैं।
वो दूसरों के पर्सपेक्टिव में, दूसरों के नज़रिए से किसी चीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ बहुत होते जाते हैं, वैसे वैसे वो खुद को दूसरों के दबाव से, दूसरों की उम्मीदों से खुद को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। Children are now able to understand emotions of pride and shame and can experience more than one emotion in a given situation. They can suppress or conceal emotions more effectively and use self-acquired strategies to cope. In this period, children internalize or begin to control their values and feelings from within. They start making judgments at this age that impact moral development. ना जो बच्चे होते हैं वो इमोशंस को, जैसे कि प्राइड, शेम, इन सब की इमोशंस को समझना स्टार्ट करते हैं कि प्राइड वाला इमोशंस कैसा होता है, गर्व वाला, शेम यानी कि शर्म वाला इमोशंस कैसा होता है, और उसको वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक गिवन सिचुएशन में। वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी इमोशंस को सप्रेस या कंसील मीन्स क्या होता है, हाइड करना। वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किसी भी इमोशंस को हाइड करना सीख जाते हैं और उनके पास एक सेल्फ एक्वायर्ड स्ट्रैटेजीज हो जाता है। इस पीरियड के दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें किसी भी वैल्यूज़ और फीलिंग्स को उनको कंट्रोल करने की आदत पड़ती जाती है और वो खुद से एक ऐसा एज आ जाता है उनके पास कि वो खुद से दूसरों को जजमेंट करना स्टार्ट करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो मोरल डेवलपमेंट पे पड़ता है। जेंडर डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग middle childhood. Girls may attach greater importance to good interpersonal relationships and the family, while boys may emphasize the importance of social prestige. तो देखिए, जो हम लोग अभी मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें जो जेंडर है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये भी मिडिल चाइल्डहुड के दौरान ऑब्जर्व किया गया है कि जो गर्ल्स होते हैं वो उनका जो इम्पोर्टेंस होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होता है और फैमिली के प्रति होता है, जबकि जो बॉयज़ होते हैं उनका जो मेन इम्पोर्टेंस होता है वो सोशल प्रेस्टीज की ओर होता है, समाज की तरफ होता है। A prevalent problem among children of this age group is of bullying. Researchers have found that bullies display certain characteristics such as being intrusive, having demanding but unresponsive parents. Victims are often depressed and have lower self-esteem. तो एक यहाँ पे प्रीवेलेंट प्रॉब्लम भी देखा गया इस एज ग्रुप में, बुलिंग मीन्स होता है दूसरों को परेशान करना। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या पाया कि जो बुलीज है वो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जो भी जो बुली करते हैं वो इंट्रूसिव होते हैं और वो उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और वो एक अनरेस्पॉन्सिव पेरेंट्स होते हैं। जो विक्टिम्स होता है जिसको बुली किया जाता है वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनका जो अपना जो आत्मसम्मान होता था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। In middle childhood, self-concept changes from a focus on observable characteristics and typical behavior and emotions to an emphasis on personality traits, positive and negative characteristics, and social comparisons. The child begins to see his or her own strengths and limitations. This helps them move towards achievement of an identity. मिडिल चाइल्डहुड के दौरान जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें फोकस होता है बच्चों का कि किस प्रकार से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर सके, उनका जो टिपिकल बिहेवियर, जो इमोशंस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कंपैरिजंस। मीन्स उनमें पॉजिटिव निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मौजूद होते हैं, उनके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं और साथ ही वो सोशल कंपैरिजन में समाज में तुलनात्मक बिहेवियर भी करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ को देखना स्टार्ट करते हैं और अपने लिमिटेशंस को, मीन्स उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या ताकत है और साथ में कितनी वो उनकी लिमिटेशन है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और यही जो चीज़ है वो बच्चे को आगे बढ़ने में हेल्प करता है और किसी भी एक आइडेंटिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 10.3। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।